हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र में आपका स्वागत है। हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन यानी वैकल्पिक प्रश्नों का हल जो मध्य प्रदेश बोर्ड ने अपनी प्रश्न बैंक में जारी किया है वो देख रहे हैं। अध्याय 2 और अध्याय 3 में वैकल्पिक प्रश्न नहीं पूछे जाना है, इसलिए हम अब अध्याय 4 रासायनिक बलगति पर आ रहे हैं। इसका अधिभार 4 अंकों का है, जबकि इसमें ऑब्जेक्टिव यानी कि जो वैकल्पिक प्रश्न है वो 2 अंकों के पूछे जाना है। देखते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है कुछ इस प्रकार का। किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के प्रगति के साथ क्या होता है? ये 4 ऑप्शन है। देखिए, किसी भी अभिक्रिया का वेग, अगर कोई अभिक्रिया ए से बी यानी ए अभिकारक बी उत्पाद में बदल रहा है तो ए के सक्रिय द्रव्यमान यानी एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल होती, समानुपाती होती, यानी अभिकारकों की सांद्रता। अब आप अगर अभिकारकों की सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ खींचें तो जो नीली रेखा है वो दर्शा रही है कि जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे अभिकारकों की सांद्रता घटती चली जाएगी, और अभिकारकों की सांद्रता घटती चली जाएगी तो वेग भी घटता चला जाएगा, यानी इसका सही ऑप्शन बी होना चाहिए। ओके, दूसरा देखते हैं। निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर स्वतंत्र रहती है। तो देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया वो होती वही है जो अभिकारकों की सांद्रता या अभिकारकों के दाब पर निर्भर ही ना करें। तो अभिकारकों की सांद्रण स्वतंत्र रहती, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन है वह डी है। आगे देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक किस पर निर्भर नहीं करता? ताप पर, दाब पर, सांद्रता पर, अभिकारक के उपरोक्त सभी पर। देखिए, ये दे होता है दर स्थिरांक प्रथम कोटि के पर। ए नॉट प्रारंभिक सांद्रता, जबकि ए टी समय पश्चात सांद्रता है, यानी समय और सांद्रता पर तो निर्भर करता है। तो फिर किस पर कर रहा है? सांद्रता पर कर रहा है तो दाब पर भी कर रहा है, इसलिए किस पर निर्भर नहीं करता है? ताप पर, यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा ए। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, चाहे किसी भी कोटि की अभिक्रिया हो, ये एक जनरल फॉर्म है जिसे ध्यान रखकर सारे ध्यान रखा जा सकता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए n बराबर 0 रख दीजिए। n बराबर 0 रखेंगे तो 1 - 0 यानी मोल, लीटर 0 - 1 यानी -1, सेकंड -1 यानी कि ये, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही है। और देखते हैं, किस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किसके वृद्धि के साथ बढ़ता है? ध्यान रहे, वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक। बी बराबर के ए बी, अगर कोई रासायनिक क्रिया A + B = C हो रही हो तो, यानी कि अभिकारकों की सांद्रता के समान गुणनफल के समानुपाती होता है, या जिसे इस प्रकार से लिख जैसे इसे हम दर नियम के नाम से जानते हैं। और इस दर नियम में जो K है वही दर स्थिरांक है। इसे परिभाषित करने के लिए A बराबर 1, B बराबर 1, यानी हम इनका सांद्रण 1 लेते, यानी ये फिक्स हो जाता है। तब होता है B बराबर K, यानी कि K सांद्रता पर तो निर्भर करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सांद्रता 1 हो जाती है, एकांक रखी जाती है, तो सांद्रताओं पर वृद्धि पर डिपेंड ही नहीं करता, दाब पर भी नहीं करेगा, तो इसलिए किस पर करेगा? ये करेगा सिर्फ और सिर्फ ताप पर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं। किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया दर अधिक बढ़ जाने का मुख्य कारण क्या है?
दरअसल किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक अणु उत्पाद में बदलते हैं तो आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि दरअसल जब ये अभिकारक अणु उत्पाद में बदलते हैं तो उससे पहले टकराते हैं, परंतु हर टक्कर के परिणाम स्वरूप उत्पाद नहीं बनेगा। उनमें से कुछ ही टक्कर ऐसी होंगी जो प्रभावी होंगी, यानी कि जो उत्पाद बनाने में सफल होंगी। तो बस जब उत्पाद बनाने वाले टक्करों की संख्या यानी प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ेगी तब अभिक्रिया दर भी बढ़ जाएगा, यानी कि इसका सही ऑप्शन ए होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये होगी निश्चित रूप से शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया में सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसी हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, किसी अभिक्रिया के लिए वेग बराबर इतना है, यानी कि हमें दर नियम दिया गया है, इसकी कोटि बताना है। अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा होती है कि दर नियम लिखते समय जो सांद्रता वाले पद हैं उस पर जो भी घातें लगाई गई हैं उनका कुल योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। दरअसल यहाँ ए पर घात लगाई गई है m और b पर लगाई गई है n, इनका कुल योग यानी कि m + n मीन्स ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, और देखते हैं रेडियोधर्मी क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। आपको पता है जैसे यूरेनियम जैसे जो भारी कण हैं उनमें से कुछ कण जिसमें अल्फा बीटा गामा हो सकते हैं, ये लगातार उत्सर्जित होते रहते हैं। स्वाभाविक रूप से इसमें अभिकारक के रूप में जो भी होगा यूरेनियम हो सकता, प्लूटोनियम हो सकता, हर भारी नाभिक हो सकता है, परंतु एक ही होगा। तो इसलिए इसकी अभिक्रिया की कोटि एक होगी, यानी ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण होगा। ओके, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए, अभिकारक की सांद्रता पर नहीं करता है कि उत्पाद की सांद्रता पर, किस पर निर्भर करता है? अभिकारक की सांद्रता पर करता है, उत्पाद की सांद्रता पर करता है, या दोनों की करता है, या दोनों की नहीं करता है। दरअसल अर्धायुकाल का सूत्र ये है जो केवल और केवल के यानी कि दर स्थिरांक पर निर्भर करता है। इस कारण ये क्रिया कारक हो या उत्पाद हो दोनों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, यानी कि ये डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। 11वां देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर किसके निर्भर करती? सक्रिय द्रव्यमान पर, परमाणु द्रव्यमान पर, तुल्यांकी भार पर, या आणविक द्रव्यमान पर? तो सक्रिय द्रव्यमान पर। वास्तव में V समानुपाती उसका जो भी सक्रिय द्रव्यमान होता है उसके ही समानुपाती होती है। ठीक है, बस इसी के साथ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब आते हैं पहला है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलन दर समीकरण क्या है? ये है, आपको यहाँ हालांकि लिखना चाहिए कि A0 प्रारंभिक सांद्रता है जबकि A T समय पश्चात सांद्रता है। बस इतना सफिशिएंट होगा। आगे लिखें, देखें, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होगी। स्वाभाविक रूप से यही जनरल प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी n बराबर 1 रख दीजिए। n बराबर 1 रखेंगे तो 1 - 1 ये गया, ये भी गया, बचा क्या? सेकंड इनवर्स, यानी कि इसका क्या हुआ? सेकंड इनवर्स इसकी इकाई हो गई। आगे देखते हैं, अभिक्रिया दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। अभिक्रिया दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है, यही दर नियम कहलाता है। तो समानुपाती शब्द आएगा यहाँ पर कि समानुपाती होगी। ओके, आगे देखते हैं, अभिक्रिया की मान शून्य नहीं हो सकता। किसका मान शून्य नहीं हो सकता? वास्तव में आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य होती है। आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में ये एक प्रमुख अंतर है, तो आणविकता कभी भी शून्य नहीं होगी। ओके, एथिल एसीटेट का जल अपघटन की अभिक्रिया की कोटि कौन सी?
एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 प्लस हाइड्रोलिसिस करें, इस केस में ये बन जाएगा CH3COOH प्लस C2H5OH, यानी कि एसिड और एल्कोहल एस्टरिफिकेशन का इन्वर्ट उल्टा है ये रिएक्शन। स्वाभाविक रूप से इसमें हम देखें तो B जो है दोनों अभिकारकों ये हैं, परंतु इस जल की सांद्रता पर यह निर्भर ही नहीं करती है, तो इसलिए बचा कौन, केवल CH3COOH, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू CH3COO C2H5, यानी कि इसकी पावर 1, यानी कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हुई। तो हम कहेंगे ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यानी इसका उत्तर हम लिखेंगे प्रथम, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण, वैसे तो कई हो सकते हैं इसके उत्तर। प्रकाश संश्लेषण एक तीव्र अभिक्रिया है, जी हाँ तीव्र अभिक्रिया है, काफ़ी फास्ट होती है मॉलिक्यूल लेवल पर। इसे अति तीव्र कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाती है। और वैसे देखा जाए तो इसका 0 ऑर्डर की रिएक्शन भी है। ओके, यानी हम लिखेंगे अति तीव्र या तीव्र अभिक्रिया है, तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। ओके, अगला देखते हैं। वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की ठीक आधी रह जाती है क्या कहलाता है? स्वाभाविक रूप से उस समय आयु को हम अर्धायु काल के नाम से जानते हैं। निश्चित रूप से आगे देखते हैं। दर समीकरण के अभिकारक की सांद्रता पर लगाई गई घातांकों का कुल योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्रभिक्रिया एवं प्रतिक्रिया के वेग स्थिरांकों का अनुपात, निश्चित रूप से आपने रासायनिक साम्य में केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। इन दोनों का अनुपात ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी साम्य स्थिरांक के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये होगा साम्य स्थिरांक। ओके, आगे देखते हैं। अभिकारक या क्रियाफल की सांद्रता उसके दाब पर निर्भर नहीं करती है। तो जो कि सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है तो पार्शियल प्रेशर पर भी नहीं कर रही है, यानी कि वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो इसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। बस कंप्लीट। अब अगला देखते हैं सही जवाब। अधिकांश संभावना यही रहती है कि अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं की इकाइयाँ पूछी जाए। अब आप देखिए, ये जनरल फार्मूला होता है। हमने देखा शून्य कोटि की अभिक्रिया का मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सेकंड इनवर्स होता है, यानी कि 1-2 आंसर तो हमें मिल गए। अब द्वितीय कोटि में हम n बराबर 2 रखें, n बराबर 2 रखेंगे तो 1 - 2 यानी -1 मोल -1 लीटर अकेला +1 और सेकंड इनवर्स यानी कि द्वितीय कोटि की ये होगा। और तृतीय कोटि की अगर आप n बराबर 3 रख कर देखेंगे तब भी यही आएगा। इस प्रकार से हम इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं और ये आपका आंसर। बस इसी के साथ आपका ये चैप्टर के ऑब्जेक्टिव जो भी थे वो पूरे होते हैं। ओके।